Good morning student, this is your class 8 subject SST chapter 2 administration structure policy and impact of British rule. Okay, we will continue this chapter. Regulating Act. Okay, Regulating Act. East India Company was an independent trading body. ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? एक स्वतंत्र ट्रेडिंग बॉडी थी, एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो मैनेज करते थे, व्यवस्थित करते थे फंक्शनिंग के कंपनी के सारे कार्य प्रणाली को. फंक्शनिंग मतलब क्या होता है? कार्य प्रणाली. द कमिटी अपॉइंटेड एंड डिसमिस द स्टाफ ऑफ द कंपनी. कंपनी जो कमिटी थी ना वो क्या कर सकती थी? वो अपॉइंट भी कर सकती थी. उसने अपॉइंट भी किया और डिसमिस भी किया कंपनी के स्टाफ को. डिसमिस तो आपको पता होगा, हटा दिया. द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर्मुलेटेड फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेडिंग पॉलिसी एंड मेंटेन द आर्मी. जो डायरेक्टर जो कंपनी के थे वो फॉर्मुलेट करते थे. फॉर्मुलेटेड मतलब क्या होता है? बनाना होता है. ठीक है, फॉर्मुलेट करते थे किसको? फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश वाली पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी यानी व्यापारिक पॉलिसी, और मेंटेन करते थे आर्मी को. आफ्टर 1757 देयर वॉज चेंज द इन कंपनी ऑब्जेक्टिव. 1757 के बाद वहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के उद्देश्य में कुछ बदलाव हुए. It was not only a trading company but had also become an administrating company. ये केवल एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी बट क्या थी? एक प्रशासनिक कंपनी भी थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी? इंटरवेन यानी क्या होता है? दखल देना. दखल देती थी कंपनी के वर्क में. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी इंटरवीन करती थी, दखल देती थी कंपनी के वर्क में. गवर्नमेंट कंपनी के वर्क में दखल देने का काम करती थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द chaotic situation of Bengal of loot, misgovernance, malpractices of the company, operation of the people of Bengal, and above all the dual rule which had thrown as entire setup in Bengal out of order. The British government resolved to control the activity of company which was not sound financially despite amassing huge wealth in Bengal. Keeping this factor in view, the British government passed the Regulating Act in 1773. The two main objectives of the act were to remedy the drawback in company organization and to rectify the causes of company misgovernance in India. ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम था कि वो इन्फॉर्मेशन देना कैओटिक सिचुएशन में, यानी कैओटिक सिचुएशन मतलब होता है आतंकवादी स्थिति, जो भय वाली स्थिति, आतंकित स्थिति. तो बंगाल की उस समय जो आतंकित स्थिति थी उसमें आतंक कैसे था? उसमें लूट मची हुई थी, मिस गवर्नेंस चल रहा था. मिस गवर्नेंस मतलब सरकार जो है ना कुछ भी काम कर रही थी, उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था. ठीक है, तो क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन करती थी कैओटिक सिचुएशन, कैओटिक यानी आतंकित स्थिति, लूट मचा रखना, मिस गवर्नेंस, किसी भी टाइप का काम करना, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान ना रखना, मैल प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का यानी दुर्व्यवहार, दुराचार करना, ऐसे काम कंपनी कर रही थी. ऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ Bengal and above all the dual rule which had thrown as entire setup in Bengal. तो पीपल जो क्या कर रहे थे? ऑपरेशन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे. बंगाल के पीपल विरोध कर रहे थे किसके लिए? ड्यूल रूल, जिसमें ड्यूल रूल था. ठीक है, ड्यूल रूल के लिए विरोध कर रहे थे कि पूरी बंगाल से इसके सेटअप को हटा दिया जाए. ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कंपनी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने का काम कर रही थी? रिजॉल्व करने का काम कर रही थी, सॉल्व करने का काम कर रही थी कि किसी तरह से कंपनी के काम को उसकी पूरी एक्टिविटी को अपने अंडर में ले लें, और उसमें जो भी फाइनेंशियली डिस्पाइट हो रही है ना उससे अमासिंग ह्यूज यानी बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में जो ह्यूज वेल्थ है बंगाल की, उसको बस अपने अंडर में ले लें. कीपिंग दीज
फैक्टर्स इन व्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, इन विचारों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया। द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वर, इसमें जो दो ऑब्जेक्टिव थे, दो ऑब्जेक्टिव यानी क्या होते, दो उद्देश्य थे, ठीक है। पहला, टू रेमेडी द ड्रॉबैक इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। रेमेडी मतलब होता है उपचार करना, जो भी इसमें दोष हैं, ड्रॉबैक्स मतलब होते हैं दोष, कमियां, तो कंपनी में जो भी कमियां थी उसमें सुधार करना, उसके ऑर्गेनाइजेशन में सुधार करना। टू रेक्टिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनी मिसगवर्नेंस इन इंडिया। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना, ओके। जो भी कंपनी के मिसगवर्नेंस में थे उसमें भी सुधार करना। इंडिया के अंदर कंपनी के में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सुधार करने का काम भी किस ऑब्जेक्ट में रखा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में ऑब्जेक्ट रखे गए थे। देयर वर सम अदर रीजन दैट necessitated the passing of regulating act. The East India Company was not a trading body anymore but had become a political organization. तो इसमें क्या थे कि इसमें कुछ ऐसे रीजन थे जो जरूरी थे, ठीक है, किसमें पास करना, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसे रीजन थे जिसको पास करना जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी वो नॉट अ ट्रेडिंग बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, केवल एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं रही, एक ट्रेडिंग यानी व्यापारिक संस्था नहीं रही एनीमोर, है ना, ये केवल ट्रेडिंग बॉडी नहीं रही, व्यापारिक संस्था नहीं रही, बट हैड बिकम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये इस समय तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब राजनीतिक संगठन बन गई थी। अब राजनीति में रूप से क्या होगा ये कौन डिसाइड करने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी थी, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने की जरूरत पड़ी। द कंपनी हैड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार एंड ट्रेडी सिमुल्टेनियसली। कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बियर यानी धारण करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर कौन कौन सी आ गई वो, तो कंपनी हैड टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार, उसके पास बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई बार यानी युद्ध होगा, वॉर होगा, तो अगर वॉर होगा तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी वॉर के लिए। ट्रीटी सिमुल्टेनियसली, उसके बाद संधि भी बनाना, संधि यानी समझौता करना, ये सब भी किसके ऊपर था, यानी वॉर एंड ट्रीटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आ गई थी। दे हैड टू लुक आफ्टर जुडिशियल सिक्योरिटी एंड रेवेन्यू affairs. The political and economic condition of Indian state saw sharp decline during the rule of company. इसके अलावा वो लोग देखभाल करने लगे थे, देखरेख करने लगे थे जुडिशियली सिस्टम की, न्याय प्रणाली की, सुरक्षा की और रेवेन्यू अफेयर्स की। जो भी पैसा कलेक्ट होता था उससे संबंधित सभी मामले, जो कर वगैरह करते, वो सब कुछ कर वगैरह इकट्ठे करते थे ना, वो सब इसी के अंडर में आ गया था। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन भी जो इंडिया की थी उस समय में पहले बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे तेजी से घटने लगी, केवल कंपनी के रूल की वजह से। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन। तो कंपनी क्या करने लगी थी उस समय, कंपनी ज़्यादा दुराचार व्यवहार करने लगी थी, दुर्व्यवहार करने लगी थी और करप्शन करने लगी थी। करप्शन तो आपको पता है कि किसी चीज़ को करवाना है तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना। कंसिडरिंग दीज ग्लेरिंग शॉर्टकमिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। तो इन चीज़ों के संबंध में, इनकी कमियों को दूर करने में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया। टू पुट अ चेक ऑन द कंपनी अफेयर, किस लिए, किसी की कंपनी के मामलों पर नियंत्रण कर सके। टू पुट अ चेक यानी नियंत्रण कर सके, कंपनी अफेयर यानी कंपनी के मामले। एंड द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1774। और एक्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुआ 1774 में। इम्प्लीमेंटेड मतलब पूरी तरह से लागू हुआ। प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। The act provided specific measures to set up a new administrative framework. Bengal, Madras, Bombay Presidency were independent, but this act ended their freedom. The governor of Bengal was made the Governor General of Bengal and Madras too. A 4-member council was formed to help the Governor General. The Governor General was the chief of military and non-military affairs. He had the right to declare war and sign treaty. अब
देखिए जो एक्ट ना प्रोवाइड कर रही थी स्पेसिफिक मेजर्स को। स्पेसिफिक मेजर क्या होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी सावधानियां या अच्छी अच्छी बातें वो उसमें बता रहे थे, उपाय तरीके, क्या बताने के लिए, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के लिए एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा बना रहे थे। ये एक्ट के अंदर क्या था, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन करने के तरीके को बता रहे थे। कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्योंकि ये उस समय कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, है ना। बट दिस एक्ट इंडिपेंडेंट, दे आर फ्रीड, ठीक है। ये कैसे हो गए, इसके जरिए क्या हो गए थे, फ्रीडम कर रहे थे। लेकिन उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके पहले ऐसा फ्रीडम नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद जो गवर्नर था बंगाल का, वो क्या बना दिया, गवर्नर जनरल भी बना दिया। पहले केवल गवर्नर था, फिर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का, और इसके अलावा मद्रास का। और एक 4 मेंबर काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है, समिति, एक 4 संख्या वाली समिति, 4 लोगों वाली समिति वॉज फॉर्म्ड, बनाई गई, टू हैव द गवर्नर जनरल, किसको, गवर्नर जनरल की मदद के लिए। द गवर्नर जनरल वॉज द चीफ ऑफ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री अफेयर। द गवर्नर जनरल था ना, वो चीफ था मिलिट्री का भी और नॉन मिलिट्री अफेयर का भी। ही हैड द राइट टू डिक्लेयर वॉर एंड साइन ट्रीटी। उसके पास राइट था कि वो डिक्लेयर कर सके, वॉर यानी युद्ध की घोषणा भी कर सके, और साइन ट्रीटी यानी समझौता के लिए भी घोषणा कर सके। The board of directors were to look into the affair of governor general and his council। जो board of director थे ना, वो देख रेख करते थे गवर्नर जनरल के अफेयर की और उसकी काउंसिल के। The act also provided for the establishment of a supreme court of कोलकाता। उसके अलावा ये एक्ट जो था ना, वो सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिश होने में भी, कोलकाता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसके स्टैब्लिश होने में भी दखल होता था। द ऑफिशियल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज पर द एक्ट वर गिवन हाई सैलरी बट दे वर प्रोफिटेड फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट। ऑफिशियल जो लोग थे और एम्प्लॉय जो थे कंपनी को, उनको इस एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी तो हाई मिलती थी, लेकिन उनको रोक थी। प्रोहिबिटेड मतलब रोक थी, किसमें लेने में, प्रेजेंट लेने में। प्रेजेंट मतलब आपको पता है ना, उपहार वगैरह जो होता है, कोई काम कराने के लिए कोई उसको उपहार दे दे, या कुछ ने अच्छा काम किया तो उसको उपहार दे दे, गिफ्ट दे दे, ये दोनों तो सेम ही वर्ड है। एंड इंडल्जिंग इन पर्सनल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए कुछ लेता था, गिफ्ट लेते थे, प्रेजेंट लेते थे, तो उसके ऊपर क्या थी, रोक थी, ठीक है। तो यानी कि गवर्नर जनरल से भी बड़ा कौन हो गया, बोर्ड डायरेक्टर हो गया, क्योंकि वो गवर्नर जनरल के अफेयर पे भी काम करता था और उसकी काउंसिल के ऊपर भी काम करता था, और साथ में ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काम करता था। सुप्रीम कोर्ट उस समय कहाँ थी, कोलकाता में, और इस समय कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में। ऑफिशियली एम्प्लॉय जो थी कंपनी के, उसको भी काफ़ी अच्छा सैलरी दी जाने लगी, लेकिन किस पे रोक लगा दी, यानी कि करप्शन पे रोक लगा दी। यानी कि गिफ्ट और प्रेजेंट देना क्या है, एक तरह से करप्शन ही तो है। पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए पैसे लेना क्या है, करप्शन है। तो इस एक्ट से करप्शन पर नियंत्रण हो गया। नाउ डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट। एक्चुअली ये बच्चों बहुत हल्का प्रिंटेड है, डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट, आपकी बुक में अच्छा प्रिंट होगा। डीमेरिट्स, DEMERITS, डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट। डीमेरिट्स मतलब आपको पता होगा, दोष, कमियां क्या क्या थी इस एक्ट में। अच्छी बात है, तुमने पढ़ ली कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो गवर्नर जनरल पर कंट्रोल करते थे, चीफ काउंसिल पे कंट्रोल करते थे, सुप्रीम कोर्ट पे भी कंट्रोल था, सैलरी के अंदर सैलरी भी अच्छी दी जाने लगी, लेकिन करप्शन पर रोक लगा दिया। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स। ये पहला इंटरफेरेंस था, दखल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का कंपनी के मामलों पर। देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंपनी वर्किंग। यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई कि कंपनी के वर्किंग में ज़्यादा सुधार होगा, लेकिन बट सून इट्स डीमेरिट सरफेस। लेकिन जल्दी से जल्दी इसकी दोष भी दिखाई देने लगे, दोष भी इसके सामने आने लगे। सरफेस मतलब सामने आने लगे। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल डिसएग्रीड। गवर्नर जनरल और इनकी काउंसिल जो थी ऑफन, अक्सर कैसे रहते थे, आपस में एक दूसरे से समर्थन में नहीं रहते थे, सहमति नहीं व्यक्त करते थे। आपस में किसी चीज़ के लिए क्या हो जाता होगा, उनमें मनमुटाव हो जाता होगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन। तो दोनों के बीच में जब सहमति नहीं होगी तो कोई भी डिसीजन लेने में भी क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। द फ्रीडम ऑफ गवर्नर जनरल वॉज कर्ब्ड। जो फ्रीडम थी गवर्नर जनरल की वो कैसी थी, स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर काउंसिल भी काम, उसके साथ काउंसिल को लेकर भी चलना है उसको, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ जनरल
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। जो सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश बट इट्स जूरिडिक्शन वॉज नॉट फिक्स। सुप्रीम कोर्ट तो एस्टेब्लिश हो गई लेकिन उसकी न्याय प्रणाली कोई फिक्स ही नहीं थी, उसको कौन कौन से काम करने हैं उसको पता ही नहीं था। द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट वर नॉट क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का एरिया और जुडिशियल राइट का एरिया भी उस समय क्लियर नहीं हो पाया। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव सोवरेन राइट ओवर द प्रेसिडेंसी। जो गवर्नर जनरल के पास एक संप्रभुत्व सोवरेन यानी संप्रभुत्व राइट नहीं था, मतलब पूरा जैसे जो राइट होता है पूरी प्रॉपरली राइट उसके पास नहीं था नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता करने के लिए, प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ओके बाय।